हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कि आपको जो ये नीचे ट्रांजेक्शंस दी गई हैं इसके बिहाफ पर हमने क्या प्रिपेयर करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फॉर्मेट है, दिस वन इज फॉर्मेट। सबसे पहले ऊपर लिखना है हमने अकाउंटिंग इक्वेशन, देन सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ऐसे हमने लिखना है। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख रुपीज, कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपीज के साथ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं सीरियल नंबर, यहां पर अपनी ट्रांजेक्शन लिखेंगे हम, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 2 लाख, कि हमने 2 लाख लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। ये दो जगह जाता है, ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में क्लियर होगा। और दूसरी बार ये कहा जाता है हमारा कैपिटल में जाता है, ठीक है। तो एक बार 2 लाख रुपीज हमारा कहाँ आएगा, कैश के अंदर, और एक बार हमारा कहाँ आएगा, कैपिटल के अंदर। लायबिलिटी हमारी इस ट्रांजेक्शन से कुछ भी क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। तो अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम अपनी, यहां लिखा जाता है फर्स्ट टाइम इक्वेशन। इसे कैश हमारी हो चुकी है 2 लाख रुपीज की बिजनेस के अंदर, लायबिलिटी हमारे पास कुछ नहीं है, 0, और कैपिटल हमारी हो चुकी है क्रिएट 2 लाख रुपीज की। आई थिंक क्लियर है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। अब ये क्या है ट्रांजेक्शन, पिछले क्वेश्चन में अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखी हो, उसमें मैंने दोनों कराए थे। ये परचेज गुड्स हमने कैश में करी है तो हम क्या करते हैं, और अगर हम उधार में परचेज करते हैं तो क्या करना है। ये ट्रांजेक्शन भी सेम है। इसमें क्या है, उसने एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों तरीके से दे दिया, क्योंकि ऐसा बिजनेस में प्रैक्टिकली बहुत बार होता है बच्चों, कि जब हम गुड्स खरीद कर लाते हैं तो कुछ तो हम पेमेंट करके आते हैं उसको, ठीक है ना, और कुछ पेमेंट हम उसको बोलते हैं कि हम कुछ समय बाद कर देंगे। तो ये गुड्स जो है दोनों तरीके से परचेज किए, कुछ पार्ट जो हमने कैश में पे कर दिया और कुछ पार्ट हमने उधार में किया। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रांजेक्शन को यहां लिखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000, right, and on credit रुपीज 30,000, ठीक है। कि हमने गुड्स जो परचेज किए 20,000 कैश में परचेज की है और 30,000 उधार में परचेज किए। तो सबसे पहले तो जब हम गुड्स खरीदते हैं वो कहाँ आ जाती है, हमारे स्टॉक में आ जाएगी। हम गुड्स खरीद कर लाए हैं तो हमारे स्टॉक में बढ़ गई, तो स्टॉक में हमारा इंक्रीमेंट कितने का हो गया, कितने हमारे पास गुड्स, हमने जो भी चाहे कैश में गुड्स खरीदी है चाहे हमने उधार में खरीदी है, तो दोनों हमारे स्टॉक में आएगी। यानी कि टोटल हमारे गुड्स कितने खरीद कर लाए हम, 50,000 की, तो 50,000 का हमारा स्टॉक बढ़ गया। अब कैश कितने देकर आएंगे, कैश हम कितने पे करके आए, 20,000, तो हम 20,000 जब कैश पे कर आए हैं तो कैश में से हमारी कम हो चुकी है, और 30,000 हमने उधार में परचेज करी है। अब जिन लोगों से हम उधार में कुछ भी खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर्स, और वो किसके अंदर आते हैं, हमारी लायबिलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहां हमारे कितने के क्रेडिटर्स हो गए, 30,000 के हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो क्रिएट हो गए, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं से। तो ये ट्रांजेक्शन क्लियर हुई है। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, यहां पर लिखते हैं न्यू इक्वेशन। हमने गुड्स परचेज करी है, ठीक है, 20,000 की कैश में, 30,000 की उधार में। जो हम कैश में खरीदे गुड्स या उधार में खरीदे, टोटल जो स्टॉक आएगा, यानी कि गोडाउन के अंदर जो माल आएगा, जो गुड्स आएगी, वो कितनी वर्थ की आएगी, हमारी 50,000 की आएगी। तो 50,000 हमारा स्टॉक में आ गया है यहाँ पर, ठीक है। और कैश कितनी गई है हमारे पास से, 20,000 की हमारी कैश चली गई, वो हमने माइनस कर दी। और जब हम उधार में खरीदते हैं तो वो क्या बनता है, क्रेडिटर्स, तो वो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए 30,000 के। तो चलो अब चेक करते हैं क्वेश्चन। इस ट्रांजेक्शन से पहले हमारे पास कैश थी 2 लाख रुपीज की, 20,000 हमने क्या किया, पे कर दिया, तो कितना रह गया हमारे पास, 1,80,000। स्टॉक हो चुका है हमारे पास 50,000 रुपीज का, 30,000 के हमारे जो है क्रेडिटर्स हो चुके हैं, और कैपिटल हमारी हो चुकी है 2 लाख रुपीज की। क्लियर है बच्चों, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन, पढ़िए। विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 5,000। पहले इसका ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्लियर करते हैं, इस ट्रांजेक्शन में बोला क्या जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि जो बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने
5,000 रुपीज कैश निकाली है बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज को क्या बोला जाता है बेटा? ड्राइंग बोला जाता है। ये ड्राइंग के नाम से भी आता है, विड्रॉल के नाम से भी आता है, पर्सनल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, प्राइवेट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से ट्रांजेक्शन आ जाती है कि बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, ठीक है ना, अपने घर के खर्च के लिए कह दो, या फिर अपने प्राइवेट यूज के लिए बोल सकते हैं, या विड्रॉल के नाम से आ सकते हैं, विड्रॉल ₹5,000 किसी भी नाम से आता है, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस के लिए खर्च होता है। ये दो जगह कहा जाता है, एक तो कैश हमारे बिजनेस से चली गई है तो कैश में से लेस हो जाएगा, और एक बार ये कैपिटल को कम कर देगी बिजनेसमैन की। ठीक है, तो यहां पर चेक करते हैं, हम लिखते हैं विथड्रॉ कैश ₹5,000। ठीक है, 5,000 रुपीज की हमने क्या कैश की है? विड्रॉ की है। अब एक तो हमारे बिजनेस में से कैश चली गई क्योंकि बिजनेसमैन अपने घर लेकर चला गया, पर्सनल यूज के लिए खर्च कर ली उसने, तो यहां से, और एक बार जो उसकी कैपिटल थी वो क्या हो गई है बिजनेस के अंदर? रिड्यूस हो गया 5,000 से। बाकी किसी हेड में देखिए इस ट्रांजेक्शन से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अपने हम ट्रांजेक्शन फॉर्म करते हैं, न्यू इक्वेशंस बनाते हैं। यहां पर न्यू इक्वेशन, 1,80,000 में से 5,000 हमने बिजनेसमैन को दे दी तो कितनी रहेगी? 1,75,000 रहेगी। स्टॉक कितने का है हमारे पास? टोटल अभी जितने का हमने परचेज किया था 50,000 का एज पड़ा है हमारे पास। क्रेडिटर्स कितने हैं? 30,000 के हैं। ये कितनी रहेगी? 2 लाख की कैपिटल थी, उसमें से हमने 5,000 दे दिया तो 1,95,000। ठीक है, ये हमारी कैपिटल रहेगी। आई थिंक क्लियर है कि जब भी विड्रॉ कैश करता है ₹5,000, यहां लिख देना बेटा फॉर पर्सनल यूज। ठीक है ना, ये लिखना जरूरी है कि वो किसके लिए विड्रॉ किया, उसने किस चीज के लिए किया, उसने विड्रॉ कैश पर्सनल यूज के लिए किया है। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपीज कैश निकाल ली है, तो ये एक बार हमारी कैश में से चली गई है और एक बार हमारी कैपिटल में से लेस हो गई है। आई थिंक क्लियर है ये ट्रांजेक्शन। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं अपनी। पेड टू क्रेडिटर्स ₹20,000। हमने क्रेडिटर्स को 20,000 पे किए। चलो पहले लिखते हैं, यहां पर ट्रांजेक्शन को लिख लेते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स ₹20,000। ठीक है, कि हमने 20,000 रुपीज जो है वो क्रेडिटर्स को पे किए हैं। अब क्रेडिटर्स कौन थे? ध्यान से सोचो, क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार माल खरीदा था ये हैं। ठीक है ना, इनको हमने कितने की पेमेंट की है? 20,000 की पेमेंट कर दी है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए, अगर हमने किसी इंसान को, किसी पर्सन को पेमेंट देनी थी, ठीक है, अब हमने उसको पेमेंट दे दी, तो एक तो हम कैश देकर आए होंगे, हमारे पास से क्या हो गई? एक तो हमारी कैश कम हो गई, ये 20,000 की हमारी कैश क्या हो चुकी है? रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, दूसरा, उस व्यक्ति को हमने क्या करना था? 30,000 देने थे, 20,000 हम दे आए ना, तो ये इसके उसमें से क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, क्योंकि अब इसका बैलेंस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। कि पहले हमने इसको 30,000 देने थे, पर जब 20,000 पे कर दी, अब फ्यूचर में कितने देने हमने इसको? बैलेंस 10,000 देने ना, तो हमने क्या किया है? लेस किए। तो पेड टू क्रेडिटर्स को 20,000 जो हमने पे किए हैं, जब भी हमने किसी पर्सन को पेमेंट दी है तो हम 20,000 कैश में से माइनस कर देंगे, और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो क्रेडिटर्स के कॉलम में से वो माइनस हो जाएंगे। बाकी किसी हेड में कोई चेंज नहीं। ठीक है, ना स्टॉक में और ना ही कैपिटल में। अपनी न्यू इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहां पर 1,75,000 में से जब 20,000 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 1,55,000। ठीक है, स्टॉक हमारा पूरा 50,000 का। क्रेडिटर्स कितने के हो गए? 30,000 के थे, उसमें से हमने 20,000 की पेमेंट कर दी है, तो 10,000 के हमारे क्रेडिटर्स लेफ्ट हैं अभी। 1,95,000 की हमारी कैपिटल है। क्लियर है ट्रांजेक्शन। चलिए अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, इन्वेस्ट इन शेयर्स ₹40,000। हमने 40,000 रुपीज क्या किए हैं? शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं। पहले ये ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं, इन्वेस्ट इन शेयर्स ₹40,000, कि हमने 40,000 रुपीज क्या किए हैं? शेयर में इन्वेस्ट किए। अब अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, परचेज किए ना, इन्वेस्ट का मतलब आपने शेयर्स परचेज किए हैं, तो एक तो आपके शेयर बन गए। ठीक है ना, शेयर क्या होती है? हमारी एसेट्स होती है। ठीक है ना, एसेट्स वो चीज होती है जो हम फ्यूचर में जिसको बेचकर पैसा ले सकते हैं। तो शेयर्स हमारी क्या है? एसेट्स हैं, कि हम फ्यूचर में शेयर्स को सेल करके अपने पैसे ले भी सकते हैं। तो एक तो हमारी शेयर्स में आ जाएगा कि हमने 40,000 के शेयर परचेज किए, तो हमारे शेयर्स इंक्रीज हो गए, 40,000 के हमारे शेयर बन चुके हैं। दूसरा, जब शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो कैश क्या होगी?
कैश जाएगी ना, तो हमारे ये 40,000 कहां से कम हो जाएंगे, कैश में से कम हो जाएंगे। क्लियर है। जब भी आपने शेयर्स भी क्या है, एक तरह से असेट्स की तरह ही है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, फर्नीचर परचेज किया है, लाइक हमने वही किया था कि हम फर्नीचर कैश में परचेज करते हैं, तो हमने फर्नीचर में ऐड किया था, कैश में से माइनस। इसी तरीके से हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो एक बार शेयर्स बढ़ गए हमारे असेट्स के हेड में और एक बार वो कैश में से कम हो गए। तो सारी असेट्स का सेम ट्रांजेक्शन, सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है, बाकी किसी भी हेड में नो चेंज। न्यू इक्वेशन फॉर्म करते हैं। 1,55,000 में से 40,000 हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास रह जाएगा 1,15,000 प्लस 50,000 के हमारा स्टॉक है, 40,000 का हमारा शेयर्स है, क्रेडिटर्स हमारे 10,000 के हैं, प्लस 1,95,000 के हमारे पास कैपिटल है। क्लियर। चलिए अपनी 6 ट्रांजेक्शन करते हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक ₹20,000, कि हमने बैंक में 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। ट्रांजेक्शन्स को हम यहां पहले लिखते हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक, रुपीज कितने जमा कराए हैं हमने, 20,000 रुपीज। ठीक है, कि हमने बैंक में 20,000 रुपीज जमा कराए हैं। तो बैंक क्या होती है हमारी, असेट्स के हेड में बनेगा, यहां पर हमारा बैंक का हेड बनेगा। ठीक है, बैंक जब हम बैंक में जमा कराएंगे तो क्या होगा, एक तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है ना, बैंक में कितना हो गया, 20,000 रुपीज इंक्रीज हो गए, बैंक में आ गए। और दूसरा क्या देकर आओगे, जब आप बैंक में पैसे जमा कराने जाते हो तो क्या करते हो, कैश देकर आते हो ना, तो यहां से 20,000 रुपीज जो होगा वो कैश कम हो जाएगा। क्लियर हुई है ट्रांजेक्शन। क्या बोला गया है, हमने बैंक में 20,000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं, तो एक बार तो ये बैंक में चलेगी, बैंक हमारा बढ़ गया, बैंक हमारा किस में होता है, असेट्स में होता है। ठीक है, दूसरा हम कैश डिपॉजिट करा कर आए हैं तो कैश कम हो गई होगी, तो हमने यहां से क्या की, कैश कम कर दी। बाकी किसी में नो चेंज, किसी भी हेड में इस ट्रांजेक्शन से और कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, दिस इज, या हम फॉर्म करते हैं अपनी न्यू इक्वेशन। 1,15,000 में से जब हम 20,000 माइनस करेंगे, डेट इज 95,000। 50,000 का हमारा स्टॉक है, 40,000 का हमारा शेयर्स है और 20,000 के हमारा बैंक बैलेंस है। क्रेडिटर्स हमारे पास 10,000 के हैं और कैपिटल हमारी कितनी है, 1,95,000 की। आई थिंक क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने 7th ट्रांजेक्शन करते हैं। अभी 7 ट्रांजेक्शन है हमारी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग ₹50,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, पहले इस ट्रांजेक्शन को लिख लेते हैं कि क्या है। इससे पहले ये हमारी इक्वेशन जो है नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो हमने ये इक्वेशन जो है नेक्स्ट पेज पर पहले जो हमारी न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई है हम उसको राइट डाउन करते हैं। ठीक है, यहां पर हमने ये जो था हमारे पास क्या क्या था, कैश था, स्टॉक था, शेयर्स थे और बैंक था। ठीक है ना, इस साइड यही था, इस साइड हमारे क्रेडिटर्स थे और कैपिटल थे। अब इनका बैलेंस लिख लेते हैं जो हमारी न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई थी। यहां पर हम न्यू इक्वेशन में कैश हमारे पास है 95,000 का, स्टॉक है हमारे पास 50,000 रुपीज का, शेयर्स है हमारे पास 40,000 रुपीज का, बैंक है हमारे पास 20,000 रुपीज का, क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज, कैपिटल 1,95,000 रुपीज। ठीक है, तो हमने नोट डाउन कर ली अपनी ट्रांजेक्शन। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं 7th। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहां पर लिखते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितने की है कैश वाली कॉस्टिंग, 10,000 की है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट, हम उधार पर भी बेच रहे हैं
उधार पर जो हमारा है वो कितने का है, 4 रुपीज। जो हमने उधार में बेचा है वो कितने पर है, हमारा क्रेडिट वाला 15,000 पर है। उसकी कॉस्टिंग कितनी है, कॉस्टिंग रुपीज 15,000। और कैसे बेच रहे हैं हम इनको, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने इन दोनों को बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, कि हमने 20% का प्रॉफिट लेकर इन दोनों को सेल किया। अब इस ट्रांजेक्शन को पहले ध्यान से समझना है। अब बच्चे यहां पर इस चीज को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि पिछली वीडियो में हमने सेल की ट्रांजेक्शन में हमें सिंपल सा दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस बता दी गई थी, सेल प्राइस बता दी गई थी, ठीक है, हमने उनका डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट निकाला और उसको डाल दिया। पर हर बार सेल की ट्रांजेक्शन इतनी इजी आए ऐसा नहीं होता, वो घुमा फिरा के देते हैं। अब इसमें चेक कीजिए, इतना भी मुश्किल नहीं है कि क्या करना है। हमने इसमें क्या बोला है कि गुड्स बेची है, दो तरीके से बेची है बेटा। हमने माल नगद भी बेचा है, कैश में भी सेल किया अपना, और हमने उधार में भी बेचा, ठीक है। जब कैश में हमने सेल किए वो कितने रुपए की कॉस्ट है, 10,000 की, और जो उधार में बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, 15,000 रुपीज। अब ये तो कॉस्टिंग है जितने पे हमने इसको परचेज किया था, ठीक है। बेच कैसे रहे, हम बेचने के टाइम इन दोनों के ऊपर 20% प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि 20% का प्रॉफिट लेने के बाद हमने इनको सेल किया है। तो हमारे पास ना तो प्रॉफिट का अमाउंट है, अमाउंट होता तो सीधा हम ऐड कर लेते, ठीक है ना। सपोज ये कहता है कि हमने दोनों में 5,000 का प्रॉफिट लिया, तो हम दोनों के अंदर 5,000 ऐड करते और सेल प्राइस निकल जाता। बट इसने हमें अमाउंट तो बताया ही नहीं, इसने क्या बताया, हमें परसेंटेज में बताया है। तो अब हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि परसेंट के हिसाब से अमाउंट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कितना बनेगा। फिर जब हम अपनी कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वो सेल प्राइस बन जाएगा। तो चलो इसको मैं आपको एक वर्किंग नोट के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे करना है। यहां पर हम वर्किंग नोट बच्चों ऑप्शनल होता है जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना कहा जाए। कई क्वेश्चनों में तो वो बोलते हैं शो यूर वर्किंग क्लियरली। अगर ये वर्डिंग लिखी हुई है तो आपने वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। इसके अलावा ये मैं आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूं ताकि आपको हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आप बना कर आ जाओगे क्वेश्चन के बाद तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बट एक टीचर के ऊपर जो पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा कि बच्चे ने खुद अपने माइंड से अपने आप से कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो अगर वर्किंग नोट बनाकर आओगे तो इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा, नहीं बनाओगे आप ये कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो तो माइंड में भी कर सकते हो। वर्किंग नोट ना बनाने से कोई नंबर नहीं कटेंगे, ओके। चलो अब बनाते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास 3 चीजें मैंने कल बताई थी ना। एक हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, सेल प्राइस होता है, और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस। ये होना चाहिए ना, प्रॉफिट या फिर लॉस। अब इन तीनों चीजों में से क्या है, अब इसको क्या करते हैं, यहां हम अलग अलग लिख लेते हैं कि हमने कुछ माल जो कैश में बेचा है वो यहां लिख लीजिए, और जो यहां उधार में बेचा उसकी कैलकुलेशन हम यहां करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इसमें 2 ट्रांजेक्शन थे, हम इसको दोनों को अलग अलग ट्रांजेक्शन समझ के कर लेते हैं कि हमने कैश में बेचा तो हमने कितना प्रॉफिट लिया, कितने कॉस्ट थी, कितनी सेल प्राइस थी, उधार वाले की अलग, उसके हिसाब से हम एंट्री डाल लेंगे। अब कैश वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10,000 है। जो उधार में बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15,000। तो एक अमाउंट तो आपके पास निकल कर आ गया, ठीक है ना, कि कॉस्ट प्राइस जो कैश में बेचा डेट इज 10,000, जो उधार में बेचा डेट इज 15,000। क्लियर है। अब हमें क्या दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज, ठीक है ना। दोनों की परसेंटेज सेम है। देखिए ये भी होता है, कई बार क्वेश्चन में दोनों अलग अलग दे देते हैं, कैश में परसेंटेज अलग दे देगा, क्रेडिट में अलग दे देगा, तो हमें उससे भी कुछ नहीं है। हमें तो जितनी परसेंट बोले उतने हमने प्रॉफिट करना है कैलकुलेट। प्रॉफिट कितने परसेंट बोला है, इस केस में दोनों पर ही 20% है। तो यहां पर 10,000 का 20% हम कैलकुलेट करेंगे, 10,000 का 20%। क्लियर है। कितना आ गया हमारे पास, ये 2,000 रुपीज आ गया। इसमें कैलकुलेट कीजिए, 15,000 का 20%, 3,000, ठीक है। प्रॉफिट भी निकल गया हमारे पास। 3 चीजें बताई थी ना कल कि सेल के लिए एक आपके पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, एक आपके पास सेल प्राइस और एक प्रॉफिट या लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हमें इसमें गिवन था, प्रॉफिट की हमें परसेंटेज दी थी, हमने निकाल ली। अब सेल प्राइस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कैसे, जैसे हमने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट परचेज किया 100 रुपए का, ठीक है, आपने परचेज किया 100 रुपए का। मैंने आपको बोला कि चलो इस पे 20 रुपए प्रॉफिट रख के इसको बेचना है, तो कितने का सेल प्राइस निकलेगा, 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस, 20 रुपए आपने प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचेंगे, 120 में। कैसे निकाला, सिंपल, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया, यही हमने करना है। यहां कॉस्ट इसमें कितनी है, 10,000, प्रॉफिट कितना निकला है,
2000 कितना हो गया 12,000. दिस इज आवर सेल प्राइस. क्लियर? सॉरी, यहां पर 15,000 हमारा कॉस्ट प्राइस, 3,000 हमारा प्रॉफिट. कितना निकला 18,000. दैट इज आवर सेल प्राइस. तीनों चीजें कैलकुलेट होगी. दैट इज कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट. बस यही मुश्किल था कैलकुलेट करना. अब जैसे कल बताया था, कॉस्ट प्राइस दोनों की प्लस कर लो. कितनी आएगी 25,000. ये कहां से चला गया हमारा, स्टॉक में से लेस हो गया. स्टॉक में से हमारा कितना लेस हो गया 25,000 रुपीज. ठीक है. सेल प्राइस इसके अकॉर्डिंग कैश आया है, कैश में प्लस 12,000. इसके हिसाब से उधार बेचा है. जब हम उधार माल बेचते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, डेटर्स बनते हैं. क्या बनते हैं, असेट्स के हेड में डेटर्स. तो ये हमारे डेटर्स क्रिएट हो चुके हैं कितने रुपए के, जो उधार में हमने सेल प्राइस था 18,000 का. अब प्रॉफिट दोनों एक ही जगह जाएगा कैपिटल में, तो दोनों को प्लस करके एक ही बार में लिख देते हैं. 2,000 3,000 दैट इज 5,000. बाकी किसी भी हेड में नो चेंज. इक्वेशन फॉर्म करते हैं अपनी. $95,000 ऑलरेडी था. दिस वन 1,07,000. स्टॉक हमारे पास रह चुका है 25,000 का. शेयर्स 40,000 रुपीज के. बैंक 20,000 रुपीज. डेटर्स 18,000 रुपीज. क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज. एंड दिस वन इज 2 लाख रुपीज. होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आई होगी. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं अपने. रिसीव्ड कमीशन रुपीज 50,000. पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं. रिसीव्ड कमीशन रुपीज 50,000 कि हमें 50,000 रुपीज का कमीशन रिसीव हुआ है. ठीक है. ये क्या है हमारी, जब भी कोई हमें पैसा इनकम मिल रही है, ठीक है, इनकम है ना, कमीशन रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, किसी भी नाम से अगर हमें इनकम रिसीव होती है तो इनकम क्या होगा, दो जगह जाएगी. एक बार तो हमारी कैश क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. इनकम रिसीव हुई है हमें 50,000, हमारी कैश बढ़ गई और इनकम कहां जाती है, कैपिटल में. और 50,000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई. क्लियर है. बाकी किसी हेड में नो चेंज. यहां पर सब में 0 क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हुआ है. अब लास्ट में क्या लिखा जाएगा, ट्रांजेक्शन फिनिश हो चुकी है. ये हमारा क्वेश्चन यहां तक था, 8 ट्रांजेक्शन थी. लास्ट में हम क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन. ठीक है. इसमें कितना हो गया 1,57,000 की कैश, 25,000 का स्टॉक, 40,000 का शेयर, 20,000 का बैंक, 18,000 की डेटर्स, 10,000 की क्रेडिटर्स, 2,50,000 की हमारी कैपिटल. होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये क्लियर है. तो अब आपके लिए एक काम आज की वीडियो में कि आपने जो ये क्वेश्चन देखा है, पहले ये क्वेश्चन अपने हाथ से करना है और उसके बाद आपके लिए ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है. इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. चलिए, ये आज का टॉपिक था. अब बात करते हैं अपने पिछले प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने खुद से करना है, उसको बताते हैं. ये हमारा लास्ट वीडियो का था. ठीक है. इसमें कहां जाएगा, रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ. तो क्लियर है, ये आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा कैपिटल बनती है. ठीक है. तो एक बार कैश में, एक बार कैपिटल में. परचेज मशीनरी फॉर कैश, हमने असेट्स परचेज की है मशीनरी, तो मशीनरी एक बार असेट्स में हेड बनेगा, मशीनरी बढ़ जाएगी, एक बार कैश में से माइनस. गुड्स परचेज की हमने कैश में, तो एक बार हमारा स्टॉक में प्लस हो जाएगा 20,000 रुपीज और एक बार कैश में से माइनस हो जाएगा. गुड्स उधार में परचेज की है तो एक बार हमारा स्टॉक चला जाएगा 16,000 रुपीज से प्लस और एक बार हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे 16,000 से प्लस. गुड्स हमने सेल की है 15,000 की, कॉस्ट प्राइस कितना था 12,000,
cost price is always deducted from the stock. So 12,000 is deducted from the stock. 15,000 cash, that is sale price, plus in the column of cash 3,000 is the profit that is added to the capital. Paid ₹1,000 for advertisement. This is our expense. ये हमारा खर्चा है और खर्चे एक बार कैश में से माइनस, that is 1,000 rupees is deducted from the cash and सेकेंड टाइम 1,000 इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, क्योंकि एक्सपेंस हमारे जो होते हैं कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। तो एक बार कैश में से माइनस और एक बार कैपिटल में से माइनस। ये इसका जो है सॉल्यूशन है जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक विजिबल है आपको ये वाला सारा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसको समझ सकते हैं। इसमें मैंने सब ट्रांजेक्शंस लिखी हैं कि कहां पर ये दो दो इफेक्ट डाल रही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।